गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं चैप्टर 5 में। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। हैंकिंग ने 1891 में एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ट्रेस किया था इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, और उसको उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी। बाद में उसको एक्स क्रोमोसोम कहा जाने लगा। उन्होंने ये देखा कि इंसेक्ट्स में कुछ मेल गैमेट ऐसे होते हैं जिनमें एक्स बॉडी होती है। 50% of male gamete have X body and rest 50% do not have X body। जब वो X बॉडी वाले जो मेल गैमेट होते हैं वो जब एग से फर्टिलाइज करते हैं तो फीमेल इंसेक्ट बनता है, प्रोजेनी बनती है। और अगर बिना X बॉडी वाले फीमेल गैमेट स्पर्म अगर फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करते हैं तो उसे मेल इंसेक्ट प्रोजेनी बनती है। इस तरह के जो सेक्स डिटर्मिनेशन को बोलेंगे हम XX XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, बिकॉज फीमेल में XX होते हैं और मेल में XO होता है। O का मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है, नो एक्स बॉडी। फीमेल गैमेट जो बनेगा उसमें हर एक फीमेल गैमेट एक जैसा होगा और एक एक्स क्रोमोसोम आएगा। मेल गैमेट जो बनेंगे वो दो टाइप के बनेंगे, एक जिसमें एक्स क्रोमोसोम या एक्स बॉडी होगी, दूसरे जिसमें एक्स बॉडी नहीं होगी। राइट। जब ये एक्स बॉडी वाले या फीमेल गैमेट एक्स बॉडी वाले स्पर्म से फर्टिलाइज होंगे तो XX बनेगा, मतलब फीमेल प्रोजेनी बनेगी। और जब ये एग इससे फर्टिलाइज होंगे O वाले से या विदाउट एक्स बॉडी से, दे विल प्रोड्यूस मेल प्रोजेनी यानी XO बनाएंगे, मेल प्रोजेनी। राइट। सो XX XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन इंसेक्ट्स। इसको बोलेंगे मेल हेट्रोगैमेटी, बिकॉज मेल हैव टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट्स एंड मैमल्स दोनों में बिल्कुल एक जैसा ही होता है। केवल मैमल मीन्स ह्यूमन बीइंग को ले सकते हैं, उसमें XX XY टाइप हो गया। मेल स्पर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन कैरिंग X अनदर कैरिंग Y। और इंसेक्ट्स में भी मेल गैमेट दो टाइप के थे, जिनमें एक में X था, एक में X नहीं था, मतलब O था। सो मैमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन में ऑटोसोम्स के साथ दे हैव इन फीमेल दे हैव 2 X chromosomes along with autosomes, and in male they have 1 X and 1 Y chromosome along with autosome. So this type of sex determination is called male heterogamety again in mammals, or female homogamety means female have only one type of gametes. Eggs are of one type and sperms are of two types. So male heterogamety is seen in insects as well as human mammals. Now sex determination in birds. Birds में sex determination different होता है मैमल से। Female birds have 2 different sex chromosomes designated as ZW, मतलब फीमेल में दो इसको Z और W से शो करेंगे, ये फीमेल में होते हैं। ऑटोसोम्स के साथ ZW होता है सेक्स क्रोमोसोम, और जो मेल होंगे उनमें ZZ होगा। इसका मतलब जो फीमेल गैमेट होंगे वो दो टाइप के बनेंगे, वन कैरिंग Z अनदर कैरिंग W। दो टाइप के फीमेल गैमेट बनेंगे, और जो मेल गैमेट होगा वो केवल एक ही टाइप का होगा जिसमें केवल Z होगा। अब इस फीमेल गैमेट से कैरिंग Z क्रोमोसोम, अगर ये Z वाला जो मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है तो इट विल प्रोड्यूस मेल प्रोजेनी, और अगर W वाला फीमेल गैमेट मेल गैमेट से फर्टिलाइज होता है इट विल प्रोड्यूस WZ, मतलब ZW मीन्स फीमेल प्रोजेनी। सो दिस टाइप ऑफ हेट्रोगैमेटी इज कॉल्ड फीमेल हेट्रोगैमेटी। This is called female heterogamety because female produce 2 types of gametes, and male homogamety. Homogamety means male is producing only one type of gamete. It was sex determination in birds. Birds में female heterogamety होती है, ये याद रखना है, और insects और human में male heterogamety होती है। Now it comes the honey bee. इंसेक्ट्स हैं वो, उनमें स्पेशल टाइप की जो सेक्स डिटर्मिनेशन देखा जाता है
इनमें सेक्स जो है डिपेंड करता है कि प्रोजेनी के जो बॉडी में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं। अगर हैप्लॉइड एग बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एग प्रोजेनी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलेंगे हम मेल। मीन्स मेल में केवल 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, 16 क्रोमोसोम होंगे और वो हैप्लॉइड होंगे हमेशा। मेल या ड्रोन बोलते हैं, वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे और अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस। फीमेल हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मीन्स 32 क्रोमोसोम्स। फीमेल वर्कर हो चाहे फीमेल क्वीन हो, दोनों ही 32 क्रोमोसोम वाली होती हैं और दोनों मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनती है, मतलब डिप्लॉइड होती है। अब जो क्वीन होगी वो एग ले करेंगी, एग हैप्लॉइड होंगे। अगर एग बिना फर्टिलाइजेशन के मेल ड्रोन में डेवलप हो गए तो वो मेल ऑर्गेनिज्म होगा, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर जो स्पर्म से अगर फर्टिलाइजेशन हो गया मेल गैमेट से उस एग का, तो वो क्वीन में या फीमेल वर्कर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेल ऑलरेडी हैप्लॉइड बॉडी वाले होते हैं, दे हैव 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो उनमें जो मेल गैमेट या स्पर्म बनेंगे वो माइटोसिस से बनते हैं इंस्टेड ऑफ मियोसिस। माइटोसिस से मेल गैमेट बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसमें माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होती। इट मीन्स मेल डू नॉट हैव सन और डू नॉट हैव फादर एंड डू नॉट हैव सन। फादर नहीं होते मेल के क्योंकि वो सिंगल एग से ही बनते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और उनसे जो मेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है माइटोसिस से, वो जब तक एग से फर्टिलाइज नहीं होगा तब तक उसे ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा और वो ऑर्गेनिज्म हमेशा डॉटर होगा। क्यों? या तो क्वीन होगी या फीमेल वर्कर होंगे। तो मेल कैन नॉट प्रोड्यूस अ सन एंड मेल डू नॉट हैव फादर, बट मेल कैन हैव ग्रैंड सन, क्योंकि उससे फिर 2 टाइप के हो सकते हैं। जब मेल जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट, वो जब एग से फर्टिलाइज करेगा तो डॉटर होंगी, लेकिन डॉटर के फिर दोनों हो सकते हैं। वो जब मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी फर्दर तो उससे मेल ऑर्गेनिज्म भी डेवलप हो सकता है पार्थेनोजेनेसिस से, और जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी उसके फर्टिलाइजेशन से डॉटर भी हो सकती है। मतलब ग्रैंड सन हो सकता है एक मेल का, बट सन और फादर मेल के नहीं होते। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हनी बी को लेकर के, अंडरस्टैंड। नाउ एक टर्म आती है म्यूटेशन। इट इज़ अ फिनोमिना इन विच अल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस अकर्स। डीएनए सीक्वेंस में कुछ चेंज हो जाता है एंड कंसिक्वेंटली रिजल्ट इन चेंजेस इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डीएनए सीक्वेंस में अल्ट्रेशन होता है, कोई जो न्यूक्लियोटाइड है वो बदल जाती है और उसके कारण जीनोटाइप बदलती है और जीनोटाइप के कारण फिनोटाइप में चेंज आ जाता है, उस ऑर्गेनिज्म का ट्रेट बदल जाता है। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिना दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। रिकॉम्बिनेशन मतलब जो मियोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर होता था उसके कारण वेरिएशन आते हैं, और दूसरा म्यूटेशन के कारण भी प्रोजेनी में वेरिएशंस आते रहते हैं। अब लॉस मतलब डिलीशन और गेन मतलब इंसर्शन या डुप्लीकेशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन अल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में अल्ट्रेशन का यानी म्यूटेशन के कारण हो सकते हैं, या तो कोई डिलीट हो जाए सेगमेंट डीएनए का, या एक्स्ट्रा जुड़ जाए, या फिर डबल हो जाए, डुप्लीकेशन हो जाए, उसके कारण अल्ट्रेशन आते हैं। सिंस जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स पर क्रोमोसोम का डीएनए से बनता है क्रोमोसोम, और डीएनए पर जीन्स होते हैं, यानी डीएनए सेगमेंट चेंज होना मतलब जीन्स में चेंज जाना। सो अल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन एबनॉर्मेलिटी और एबरेशंस इन दी प्रोजेनी, एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसरस सेल्स। कैंसरस सेल्स में भी क्रोमोसोमल एबरेशंस या एबनॉर्मेलिटीज़ ही आती हैं। म्यूटेशन के कारण ही जो है कैंसर सेल में कन्वर्ट होती है नॉर्मल बॉडी सेल। म्यूटेशन ऑल्सो अराइजेज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। एक सिंगल बेस पेयर में बदलाव से भी म्यूटेशन हो सकता है,
और ऐसे म्यूटेशन को हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन। एग्जाम्पल हो गया सिकल सेल एनीमिया, उसमें केवल एक बेस पेयर चेंज हो जाता है और उसी के कारण बनने वाली प्रोटीन जो है वो डिफरेंट होती है और उससे जो आरबीसी होती हैं वो सिकल शेप की हो जाती हैं और पर्सन अफेक्टेड हो जाता है सिकल सेल एनीमिया से या ब्लड की कमी से सफ़र करता है। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए, एक तो म्यूटेशन था पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंज आ जाता है, अल्टर हो जाता है, बदल जाता है। अगर एक सिंगल बेस पेयर डिलीट हो जाए या एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाए तो उस तरह के म्यूटेशन को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि उसके आगे पूरी फ्रेम जो है वो बदल जाती है, पूरा सीक्वेंस बदल जाता है। ट्रिपलेट कोड होता है, सो 3 का जो बेस पेयर है वो एक कोड बनाते हैं, वो सारे कोड आगे के बदल जाते हैं, उससे प्रोटीन्स अलग हो जाती हैं और जीनोटाइप बदल जाता है और फिनोटाइप बदल जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। 2 टाइप का म्यूटेशन हो गया, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर। जेनेटिक डिसऑर्डर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहले बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस की। पेडिग्री एनालिसिस, देखिए पेडिग्री एनालिसिस वाला जो टॉपिक है ये सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया है, केवल हमारे प्रैक्टिकल्स में है। तो समझना ज़रूरी है बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट समझना है क्योंकि प्रैक्टिकल में इसमें एक प्रैक्टिकल इसके ऊपर बेस्ड आएगा। सो प्रैक्टिकल के लिए समझ रहे हैं हम, आप ये समझिए। एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन सेवरल जनरेशंस ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। मतलब एक फैमिली के कई जनरेशन में ट्रेड्स को एनालाइज करना, किस जनरेशन के किस मेंबर में कोई डिजीज़ थी, वो अगली जनरेशन में अपीयर हुई कि नहीं, उससे अगली जनरेशन में उसका क्या हुआ, उस डिजीज़ का डिसअपियर हो गई या अपीयर हुई या इतने लोगों में हुई, मेल में हुई, फीमेल में हुई। दिस ऑल एनालिसिस is called as pedigree analysis. In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generations. 3 और more generation तक कोई एक trait को हम inheritance कैसे हुआ उसको study करते हैं और उसी को बोलते हैं pedigree analysis. जैसे कुछ उसमें सिंबल होते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं। मेल को ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप से बनाया जाता है, स्क्वायर शेप कह दीजिए। फीमेल को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फीमेल का सिंबल हो गया। और अगर इस तरह का स्क्वायर बनाएं पैरेललोग्राम टाइप तो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड, सेक्स मेल है या फीमेल है मालूम नहीं है। वो अफेक्टेड इंडिविजुअल होंगे उनको डार्क कर देंगे अंदर से, ये अफेक्टेड फीमेल होगी, ये अफेक्टेड मेल हो गया और ये थर्ड जेंडर अफेक्टेड हो गया, मतलब उनको बीमारी है। और ये अगर अंदर से ब्लैंक है का मतलब वो अनअफेक्टेड है। ये मेल और फीमेल को ये मेटिंग शो करते हैं, सिंगल लाइन से अगर कनेक्ट कर देते हैं मतलब दोनों में क्रॉस कराया जा रहा है, राइट। और ये डबल लाइन से शो करना मतलब मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स में मेटिंग कराई जा रही है तो वो डबल लाइन से शो कर देते हैं। फिर पेरेंट्स अबोव एंड चिल्ड्रन बिलो, मतलब ये जो हैं दोनों पेरेंट हैं और ये सिंगल लाइन से ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये जो हैं वो सेकंड जनरेशन है या इनकी जो प्रोजेनी है, ठीक। फिर पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, जैसे ये दोनों पेरेंट हैं, मान लीजिए ये मेल है ये फीमेल है और इनका जो ये प्रोजेनी है ये अफेक्टेड है। वो दोनों नॉर्मल थे और ये रेड कर दिया मतलब ये डार्क कर दिया, मतलब ये जो मेल सन हुआ ये अफेक्टेड है, डिजीज इसमें है, ठीक। 5 अनअफेक्टेड प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग्स को ऐसे शो कर देते हैं, अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स को ऐसे शो करते हैं। सो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम पेडिग्री एनालिसिस में करेंगे। अब एक पेडिग्री एनालिसिस में जो ट्रेट की बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब है
उसको हम पहचानेंगे कैसे कि वो डिजीज़ या वो ट्रेट है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट से ऑटोसोम के कारण है और डोमिनेंट है, उसके लिए कुछ एक पहचान होगी जिसका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। डोमिनेंट ट्रेट अगर चलेगा तो कैसे चलेगा ये देखना। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स एट लीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट, मतलब डोमिनेंट ट्रेट की पहचान होगी कि एक पेरेंट कम से कम अफेक्टेड होगा। जैसे इसमें फीमेल अफेक्टेड है, ऊपर के दोनों पेरेंट हैं, ये फर्स्ट जनरेशन हुई, फर्स्ट जनरेशन में ये दोनों पेरेंट में से मेल नॉर्मल है और फीमेल अफेक्टेड है। उनकी जो प्रोजेनी हुई सेकंड जनरेशन ये हुई, उनमें एक सन अफेक्टेड है ये वाला, और एक ये केवल सन अफेक्टेड है। 3 सन दिखाए हुए हैं ये, और 2 नॉर्मल हैं, एक अफेक्टेड है। अब जो नॉर्मल सन है ये थर्ड वाला, इसको जब एक अफेक्टेड फीमेल से अगर क्रॉस कराया तो उसमें फीमेल अफेक्ट हो गई थर्ड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन हो गई। तो ये पेडिग्री चार्ट इसको बोलेंगे। ये शो कर रहा है कि हर एक जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में एक अफेक्टेड था, सेकंड में भी कोई अफेक्टेड है, थर्ड में भी कोई अफेक्टेड है, मतलब किसी भी जनरेशन में अनअफेक्टेड भी हो सकते हैं और अफेक्टेड भी हो सकते हैं। वही पहचान है डोमिनेंट की। किसकी पहचान है? डोमिनेंट। डोमिनेंट है मतलब हर एक जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे। द फिनोटाइप जनरली अपीयर्स एवरी जनरेशन, एवरी जनरेशन में वो प्रकट होगा जो भी ट्रेट है अगर डोमिनेंट से। तो 2 अनअफेक्टेड पेरेंट्स ओनली हैव अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग अनअफेक्टेड तभी होंगी जब दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड हों। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट जीन्स। डोमिनेंट जीन से कंट्रोल होगा ट्रेट, तो डोमिनेंट जीन जहाँ भी प्रेजेंट होगा वो एक्सप्रेस होगा। बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड। अब जैसे देखिए यहाँ फीमेल पेरेंट अफेक्टेड था, यहाँ मेल सन मेल जो है अफेक्टेड है प्रोजेनी, और फिर यहाँ पर ये फीमेल अफेक्ट हो गई। सो मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड होते हैं। ट्रेट डू नॉट स्किप जनरेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी भी जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में भी अफेक्टेड लोग हैं, सेकंड में भी हैं, थर्ड में भी, कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होती। ट्रेट्स डू नॉट स्किप जनरेशन। और ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के एग्जांपल होगी पॉलीडेक्टाइली, जैसे फिंगर्स जो हैं वो नॉर्मल 5 होती हैं और उससे ज़्यादा अगर हो तो पॉलीडेक्टाइली, वो एक ट्रेट होता है। एक रोलिंग टंग एबिलिटी, रोलिंग टंग, तो एग्जाम्पल याद रखना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के एग्जाम्पल हो गए पॉलीडेक्टाइली और रोलिंग टंग, एक ट्रेट होता है और वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। इसका पेडिग्री इस तरह का होगा, पहचान लेते हैं उसको। नेक्स्ट आता है ऑटोसोमल रिसेसिव। रिसेसिव में क्या गुण होंगे? रिसेसिव उसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया और एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं जिससे कि हम पहचानेंगे कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, वो क्या होंगे? अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। जैसे इसमें देखिए, इस जनरेशन में मेल और फीमेल दोनों नॉर्मल हैं, बट इसमें सन अफेक्टेड हो गया। तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स का अगर प्रोजेनी अफेक्टेड है मतलब वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव जीन्स एंड अपीयर ओनली व्हेन होमोजाइगस। होमोजाइगस रिसेसिव जब भी आएगा, जब रिसेसिव जीन एक साथ होंगे तभी वो ट्रेट प्रकट होगा। अगर एक भी उसमें डोमिनेंट एलील है तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा। बोथ मेल एंड फीमेल इक्वली अफेक्टेड, जैसे कि डोमिनेंट में था मेल भी यहाँ अफेक्टेड है और यहाँ फीमेल अफेक्टेड है, सो मेल और फीमेल इक्वली अफेक्ट होते हैं। फिर ट्रेट्स में स्किप जनरेशंस, ट्रेट्स में जनरेशन स्किप हो सकती हैं, मतलब इस जनरेशन में नहीं है, इसमें है, फिर तो एक में नहीं है दूसरे में भी है, मतलब जनरेशन फर्स्ट जनरेशन स्किप हो गई और सेकंड जनरेशन में है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। 3:1 इज़ द रेशियो बिटवीन नॉर्मल एंड अफेक्टेड। अफेक्टेड और नॉर्मल के बीच में 3:1 हो सकता है। जैसे अगर 4 प्रोजेनी होती तो एक अफेक्टेड है और 3 अनअफेक्टेड होती, 3:1 हो सकता है। अपीयरेंस ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन फ्रॉम नॉर्मल पेरेंट्स। पेरेंट नॉर्मल से अफेक्टेड चिल्ड्रन तभी होगा जब वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो, ठीक, उसकी पहचान है ये।
ऑल चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स आर ऑल्सो अफेक्टेड। अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो चिल्ड्रन भी अफेक्टेड होंगे। जैसे ये पेरेंट अगर अफेक्टेड है तो चिल्ड्रन में से भी अफेक्टेड होंगे, राइट। और ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। और इसका एग्जाम्पल याद रख लेंगे, सिकल सेल अनीमिया, जो कि एक सिंगल बेस पेयर के अल्ट्रेशन से होता है। अब जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये तो पेडिग्री की बात हो गई। पेडिग्री को हम केवल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना इम्पॉर्टेंट है, वो थ्योरी में नहीं है। अब आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को वैसे अलग से हम बात करेंगे, इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। सो आप इस वीडियो को फिर से देखें और ठीक से लर्न करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।